हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट से ठीक किया जा सकता है, मतलब बिना मेडिसिन के भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओवरऑल सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करके ही जाना। वीडियो में बने रहना लास्ट तक, वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं इन डिटेल से क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और कैसे ये ह्यूमन को अफेक्ट करता है। यहाँ मैंने लिखा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा डिसऑर्डर या एक ऐसा डिजीज़ जो ऑटो इम्यून है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही बॉडी के लिए घातक हो जाता है। क्या करती है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम? बाहर से कोई भी अगर रोग हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको किल करती है और हमें स्ट्रांग बनाती है। बट कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जो कि हमारी खुद की बॉडी ही हमें ही नुकसान पहुंचाने लगती है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। जितने भी डिजीज़ आप ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़ोगे वो सारे बहुत ही डेंजरस होते हैं। नॉर्मल एक कहा जाता है ना कि घर के अपने ही अगर दुश्मन बन जाए तो ये और भी बड़ा खतरा हो जाता है। बाहरी से तो एक बार इंसान निपट भी ले, तो ठीक उसी तरीके से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता के तौर में हमारे शरीर में होता है और हमें ही नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। आई थिंक कि इतना डेफिनेशन इसके लिए काफ़ी है। चलते हैं आगे। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब ये एक हफ्ते या 2 हफ्ते का कोई डिजीज़ नहीं है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ये हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय से धीरे धीरे इन्फेक्शन क्रिएट करता है या हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे नुकसान पहुँचाते बाद में क्या करती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंड इसी को हम बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं आगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट में बेसिकली, क्योंकि अर्थराइटिस है तो जॉइंट की बात हो रही है, तो किसी भी जगह हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं और साइनोवियल जॉइंट में ही एक साइनोवियल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। तो ये किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं। एक छोटे से तौर पे मैं समझाने के लिए मैंने एक इमेज भी पुट किया हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का है। आगे भी मैं बताऊंगी कि इसके कॉमन साइड क्या होते हैं। जैसे मैंने ऑस्टियो अर्थराइटिस बताया था तो उसमें बताया था कि ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है वो मोस्टली हिप और नी जॉइंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बट ये जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये अगर अफेक्ट करता है तो इसका कॉमन साइट क्या होता है? PIP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मैंने PIP लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियस जॉइंट। हमारे जो ये फिंगर्स होते हैं, जो हमारे हाथ के जो फिंगर्स हैं, इन्हें हम फेलेंजस बोलते हैं। मेडिकल टर्म में फेलेंजस कहा जाता है, नॉर्मली इसे हम फिंगर कहते हैं। तो ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये हमारे फेलेंजियस पे ही अफेक्ट करते हैं। तो ये जब फेलेंजियस पे अफेक्ट करेगा तो हमारे जो ये नोड्स हैं, यानी कि जो जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, तो ये जो जॉइंट्स हैं ये उस पे ही अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कैसा बना देता है? कुछ इस तरीके का, जो हमारा ये एक हमारे फेलेंजियस और जो हमारा पाम है वो कुछ उंगलियां इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नोड्स जो हैं वो नोड्स इन्फ्लाम हो जाते हैं, तो मोटे हो जाते हैं, कहीं से ये ऐसे उभरे हो जाते हैं। अगर इस इमेज से आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है क्लियर, तो मैं एक इमेज भी साथ में पुट कर रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी होगा। ये तो मेरा बनाया हुआ है और मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इतनी, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और यहाँ पे लिखा है डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स या फेलेंजस बोल सकते हैं। और ये एक फिंगर दिख रहा है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछता है कि जैसे इमेज पुट कर देता है कि ये इमेज है, ये किस तरीके का डिसऑर्डर है या इसे हम कौन सी डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर फिंगर का बनावट जो है वो कुछ इस तरीके से है तो उसे हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। आप इमेज भी देख के समझ जाइए, इस तरीके का होता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछता है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस में देखी जाती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए अर्थराइटिस, वो भी कौन सा? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर वहाँ पे ऑप्शन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो हमारा आंसर जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होना चाहिए। कॉमन साइट मैंने बता दिया, PIP यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियस जॉइंट। एंड रिस्क फैक्टर, कौन सा रिस्क फैक्टर होता है जो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज करता है? फ्रेंड्स, इसका जो कॉजेज है वो है जेनेटिक फैक्टर या हम कह सकते हैं हेरिडिटरी फैक्टर, ठीक है। अब जेनेटिक फैक्टर या हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या होते हैं? दोनों का मीनिंग एक ही है।
कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी जो हमारे फादर में थी, फादर के फादर में थी, यानी हमारे ग्रैंडफादर में थी, फिर उनके भी फादर में थी, मतलब कि कुछ अगर जेनेटिक चला आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स मेनली दो होते हैं, एक होता है पॉलीअर्थराइटिस एंड साइनोवाइटिस ऑफ हैंड एंड फीट, जो मैंने बता दिया। ये किसको अफेक्ट करते हैं, अपने फेलिंजेस हैंड को अफेक्ट करते हैं। तो ये साइनोवाइटिस मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होना साइनोवाइटिस कहलाता है। साइनोवाइटिस ऑफ हैंड एंड फीट, ठीक है। पैरों में भी, पैरों के भी जो फिंगर्स होते हैं उन्हें हम फेलिंजेस बोलते हैं। तो उसमें भी ऐसे ये वाली डिफॉर्मिटी जो है वो पैरों में भी हो सकती है और हाथों में भी हो सकती है। और पॉलीअर्थराइटिस, जब कोई भी संख्या में 2 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो, तो उन्हें हम टर्म देते हैं पॉली। एक साथ कई जगह को, यानी एक साथ कई सारे जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो हमने टर्म दे दिया पॉलीअर्थराइटिस, ठीक है। वो हमारे फिंगर्स के कई सारे जॉइंट्स में, नोड्स में हो सकते हैं, इसलिए पॉलीअर्थराइटिस। एंड मैंने यहाँ लिखा है एक हॉलमार्क फीचर्स। हॉलमार्क फीचर्स जो है वो नॉर्मली एक टर्म है, बट इसमें अगर हम समझें तो जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस देखा जाता है, जॉइंट पेन देखा जाता है, स्वेलिंग देखा जाता है, ये कई सारे सिम्टम्स को मिला करके एक टर्म होता है हॉलमार्क फीचर्स। तो मैंने लिख दिया हॉलमार्क फीचर्स और मैंने इसमें लिख दिया है मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस क्या है वो मैंने बताया था कि जब आप 1 घंटे से किसी एक पोजीशन में होते हो, वापस अगर आप अपने पोजीशन से चेंज होना चाह रहे हो, अपने बॉडी को चेंज कर रहे हो, पोस्चर चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग में देखा जाता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस ये इसका एक सिम्टम्स होता है। अच्छा, सिम्टम्स के ही अंदर 2 पैरा में डिवाइड करके मैं समझाती हूँ कि लेट सिम्टम और अर्ली सिम्टम। कई बार हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस का अर्ली सिम्टम है वो क्या होता है और लेट सिम्टम है वो क्या होता है। तो अर्ली सिम्टम में मैं बताना चाहूँगी कि जो मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट पेन है, वो अर्ली सिम्टम होता है। जब भी अर्थराइटिस कॉज करता है तो मॉर्निंग स्टिफनेस सबसे पहले एक सिम्टम पेशेंट के अंदर देखा जाता है। और वहीं अगर लेट सिम्टम में हम बात करें तो जॉइंट लॉकिंग, जैसे जॉइंट जो है वो आपस में लॉक हो गया है। परमानेंट डिफॉर्मिटी मतलब बहुत अगर लंबे समय तक, जैसे लेट सिम्टम है तो किसी में बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो वो डिफॉर्मिटी ही परमानेंट देखी जाएगी। और डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट मतलब कि जो जॉइंट है वो अपनी जगह से थोड़ा डिसलोकेट हो सकती है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो लेट सिम्टम्स में आते हैं, पर मॉर्निंग स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन ये अर्ली सिम्टम्स में आते हैं। अब सिम्टम्स के बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में, जहाँ पे हमें ये जानना है कि कौन कौन से इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं, मतलब कि कौन सा टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ESR। ESR के टेस्ट की जाती है जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं इरेथ्रोसाइट सिगमेंटेशन रेट। अगर सिगमेंटेशन रेट यानी इरेथ्रोसाइट सिगमेंटेशन रेट अगर बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इन्फेक्शन है, या कह सकते हैं कि कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में शुरू हो रहा है, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2 to 22 mm/h मेल के अंदर और 2 to 29 mm/h फीमेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फीमेल का ज़्यादा होता है ESR, नॉर्मल वैल्यू जो है वो फीमेल में ज़्यादा होती है, बाकी तो मेल में 22 mm/h होता है। एंड वही होता है C रिएक्टिव प्रोटीन। तो C रिएक्टिव प्रोटीन का इंक्रीज होना ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन है। और ये रूमेटॉइड फैक्टर क्या करता है, ये एक हम इसको समझते हैं एंटीबॉडी से। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन लगता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि उनको किल करना होता है। तो जब ये रूमेटॉइड फैक्टर्स, ये ब्लड टेस्ट होता है, रूमेटॉइड फैक्टर्स की जांच की जाती है तो एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हायर मिलता है, बॉडी में प्रोड्यूस मिलता है। तो रूमेटॉइड फैक्टर्स को हम कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, रूमेटॉइड फैक्टर। अब रूमेटॉइड फैक्टर का नॉर्मल वैल्यू आपको बता दें। रूमेटॉइड फैक्टर का नॉर्मल वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 39 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ये एक नॉर्मल रेंज के अंदर मैंने पढ़ा है, बाकी कहीं पे भी थोड़ा अप डाउन लिखा हुआ मिल सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है वीकली रिएक्टिव तो क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। कितना, 40 to 78 ये इंटरनेशनल यूनिट पर ml मिलता है। बट रिएक्टिव यहाँ मानते हैं, रिएक्टिव कहाँ मानते हैं, अगर मोर देन 80 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 80 से ज़्यादा अगर रूमेटॉइड फैक्टर्स मिलता है बॉडी में तो वो किसको इंडिकेट करता है, रूमेटॉइड
अर्थराइटिस को इंडिकेट करता है। तो ये वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर 80 से ज़्यादा है, मोर देन 80 है, तो मतलब कि कंफर्म है कि पेशेंट के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अगर 78 से नीचे है, 40 के अंडर है, तो इसका मतलब वीकली रिएक्टिव है, ठीक है, नॉर्मल है अगर 39 के अंदर है। तो कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? एक तो ESR, ठीक है, दूसरा C रिएक्टिव प्रोटीन एंड थर्ड है रूमेटॉइड फैक्टर। ये टेस्ट किए जाते हैं कौन से पेशेंट में? जिनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, या कह सकते हैं इनको डायग्नोज करने के लिए ये 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब समझते हैं हम इसके मैनेजमेंट को। इसका मैनेजमेंट 2 तरीके से होता है। एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन नहीं दी जाती है, कुछ एक्सरसाइज और कुछ एप्लीकेशन दे करके ठीक किया जा सकता है। एंड वहीं सेकंड होता है क्या? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन दे करके ट्रीट किया जा सकता है। अब समझते हैं इन दोनों में क्या क्या करते हैं। जो मैंने ये डिजीज़ बताया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसका लास्ट जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है, जैसे मैंने दोनों साइड लिखा है, इधर है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड इधर है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो कि बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट दिया जाता है वो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज बताए जाते हैं जो करने से उसकी जो सीवियरिटी है वो डाउन हो जाती है और पेशेंट बेटर हो सकता है, ठीक है। एंड अप्लाई पैराफिन बाथ। अब ये पैराफिन बाथ क्या है? पैराफिन बाथ में 15 to 30 ml मिनरल ऑयल लिया जाता है और 1 पाउंड ऑफ पैराफिन वैक्स, इनको मिक्स करके जो मिक्सचर तैयार होता है उसे जॉइंट पे अप्लाई किया जाता है। एक लेयर बनाई जाती है और वो लेयर क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो जब पेशेंट के जिस जॉइंट पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट किया हुआ होता है वहाँ पे एक अप्लाई करके एक लेयर बनाई जाती है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो एक हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट निकलता है उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है। उस जॉइंट को कहीं ना कहीं वो ठीक करने में हेल्प करता है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो किस में देखे जाते हैं? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दिए जाते हैं। वहीं पे एक साइड है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें मैंने लिखा है DMARDS। DMARDS का फुल फॉर्म होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, कैसे होता है, क्या डेफिनेशन है, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन साइट क्या होता है, तो सिम्टम्स हैं वो क्या है, फिर इसके जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, एंड क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो मैंने बताया आज की इस वीडियो में। होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप और भी लोगों तक शेयर करें, जिनको इस वीडियो की नीड है उन तक वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही और भी कई सारी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों तक लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।